हेलो दोस्तों। 19 जनवरी 1981 अमेरिकी सेलर स्टीवन कैलाहन मिनी ट्रांजिट नाम की एक समुद्री रेस में हिस्सा लेते हैं, जिसमें उन्हें अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कैनरी आइलैंड तक पहुंचना था। और इसमें उनका साथ देती है उनकी खुद की ही बनाई हुई बोट, जिसका नाम था नेपोलियन सोलो। क्योंकि स्टीवन कैलाहन एक सेलर होने के साथ साथ पेशे से एक नेवल आर्किटेक्ट भी थे, तो अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए स्टीवन ने खुद अपने ऊपर ही भरोसा जताया और 6.5 मीटर लंबी नेपोलियन सोलो को तैयार करके उस पर सवार हुए और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जा पहुंचे। इस कंपटीशन के 3 पड़ाव थे, जिसमें शुरुआत अमेरिका के रोड आइलैंड से होती है, जिसका पहला पड़ाव था बर्मुदा और दूसरा इंग्लैंड। तो इन दोनों चरणों को स्टीवन बड़ी ही आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जब उनकी यात्रा तीसरी और अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रही थी, पहले तो मौसम खराब होता है और फिर स्टीवन की किस्मत भी, क्योंकि बोट में अचानक ही गड़बड़ी हो जाती है और उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। हालांकि इस गड़बड़ी को वो जैसे तैसे करके सुधार लेते हैं और कुछ घंटों की रिपेयरिंग के बाद नाव फिर से काम करने लगती है। जब स्टीवन को ये लगने लगता है कि अब शायद उनकी परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन सच तो ये था, अब उनकी परेशानियां शुरू होने वाली थी। सिर्फ कुछ ही घंटों बाद स्टीवन की नाव जब कैनरी आइलैंड को पार कर रही थी कि तभी एक विशालकाय व्हेल उससे टकरा जाती है और जो परेशानी अभी तक टल रही थी, अब वही स्टीवन की जान लेने पर उतारू हो जाती है। क्योंकि व्हेल का हमला इतना जोरदार था कि उसने नेपोलियन बोट को एक ही पल में कोलैप्स कर दिया था। जबकि इस दौरान स्टीवन बोट के कैबिन में बैठकर उसे चला रहे थे, लेकिन अचानक हुए व्हेल के हमले से बोट का दरवाजा अटक गया था और स्टीवन उसी केबिन में फंस गए थे। और इधर बोट तेजी से गहरे पानी में डूबने लगी, वहीं दूसरी तरफ केबिन में फंसे स्टीवन भी नाव के साथ गहरे पानी में डूबने लगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस केबिन को काफी देर से स्टीवन खोलने की कोशिश कर रहे थे और वो खुल ही नहीं रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे वो एक ही झटके में खुल जाता है और स्टीवन तुरंत केबिन से बाहर आ जाते हैं और पानी के ऊपर भी आने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह अचानक हुई घटना से स्टीवन पूरी तरह घबरा चुके थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही इस बात का एहसास हो जाता है कि वो बीच समंदर में फंसे हुए हैं और वो भी बिना किसी जरूरी सामान के। ये तो फैक्ट था कि ऐसी सिचुएशन में उनकी जान केवल उन्हीं के हाथों में थी। अब जो कुछ भी करना था वो उन्हें खुद ही करना था। इसलिए स्टीवन तुरंत ही नाव डूबने और उसमें फंसे रहने के सदमे से बाहर आ जाते हैं और नाव में मौजूद लाइफ बोट को ढूंढने लगते हैं, ताकि बीच समंदर में वो अपनी लाइफ को बचा सके। लेकिन शायद अब वो समय आ चुका था जहां स्टीवन का पल पल का संघर्ष शुरू होने वाला था और जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। लेकिन समय के साथ साथ उनकी किस्मत भी बद से बदतर होती जा रही थी। स्टीवन जो कुछ ही देर पहले मौत के मुंह से उभर के आए थे, अब उन्हें नाव में मौजूद लाइफ बोट और जरूरी सामान ढूंढने में परेशानी आने लगी, क्योंकि रात के अंधेरे में समुद्र के गहरे पानी में डूबी हुई नाव में से कुछ भी खोज कर लाना लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन स्टीवन ने काफी प्रयासों के बाद आखिरकार इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लिया और मौत से जंग लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी टूटी हुई बोट नेपोलियन सोलो से जो कुछ भी मिला उसे मात्र अपना सहारा बनी लाइफ बोट पर लाकर रख लिया। स्टीवन अपनी डूबी हुई नाव से एक फिशिंग रॉड, खारे पानी को साफ करने वाला फिल्टर और एक स्पेयर गन लाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा वो जल्दी जल्दी जो कुछ भी खाने का सामान था, जैसे पीनट, कुछ अंडे, फल, सब्जी और पीने का साफ पानी, जो कुछ भी उन्हें मिला था वो अपनी लाइफ बोट पर ले आए थे। और अब तक उनकी नाव भी काफी ज्यादा गहराई में जा चुकी थी और दोबारा उसमें जाना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। तो जितना भी सामान उनके हाथ लगा था उसी में सब्र करना उन्होंने बेहतर समझा। लेकिन अब यहाँ समस्या तो ये थी कि वो सामान केवल 2 हफ्तों तक ही चल सकता था, जबकि वो खुद भी ये नहीं जानते थे कि उन्हें यहाँ से निकलने में कितने दिन और लगेंगे। और इसीलिए स्टीवन ने ये ठान लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपनी आखिरी सांस तक जिंदगी के संघर्ष को पूरा करेंगे। इसलिए नाव में रखे खाने को बस इतना ही खाएंगे कि जितने में उनकी सांसें सलामत रहें। दिन यूं ही बीतते गए और अब स्टीवन को अटलांटिक ओशन में खोए हुए करीब 25 दिनों से भी ऊपर हो चुके थे। नाव में रखे खाने का सामान और पीने के लायक पानी भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर दूर दूर तक चारों तरफ फैला विशालकाय समंदर और सर पर नीला आसमान, इन दोनों के बीच स्टीवन अकेले थे और लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे थे। और इसी वजह से इनकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि पेट भरने के साथ साथ उन्हें सही रास्ते को भी ढूंढना था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी मौत तो तय थी। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि ये दोनों ही चीजें उनसे काफी दूर हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, फिर उसे किसी भी बात का डर भी नहीं होता।
स्टीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अचानक ही उनमें एक नई ऊर्जा भर गई और उन्होंने कसम खा ली कि वो किसी भी तरह अपनी जान बचाकर ही रहेंगे। और स्टीवन ने जिंदा रहने के लिए तरह तरह की तरकीबों को अपनाना शुरू कर दिया। वो नाव में मौजूद फिल्टर से समुद्र के पानी को साफ करके पीने लगे और फिशिंग रॉड से मछलियों का शिकार करते, और जब कभी भी बारिश होती तो उसका पानी इकट्ठा कर लेते ताकि समय आने पर वो उसे पी सके। पेट भरने के लिए स्टीवन कच्ची मछलियों को खाने लगे और भटके हुए रास्ते का पता लगाने के लिए स्टीवन ने जो कुछ भी किया उसे देखने के बाद तो भगवान को भी उन पर दया आ गई। दरअसल स्टीवन ने नाव में रखी पेंसिल से सेक्शन नाम का एक उपकरण बनाया जिससे आसमान में मौजूद उत्तरी तारे को देखकर पता लगा सके कि समंदर में वो कहाँ है और उन्हें किधर जाना है। हालांकि इसका कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, मगर धीरे धीरे 25 दिन 50 दिन में बदल चुके थे और स्टीवन आज भी गहरे समंदर के बीचों बीच में थे और कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर। मगर उनकी लगातार कोशिशें ये साबित कर रही थी कि उनमें जिंदा रहने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। और अब तक तो वो संघर्ष के आदी भी हो चुके थे, लेकिन स्टीवन ये नहीं जानते थे कि जिस नाव से वो जिंदगी लगाए बैठे हैं वो भी अब उनकी जान के लिए खतरा बन चुकी थी। और इसका एहसास स्टीवन को तब हुआ जब एक शार्क ने उनकी नाव पर अचानक एक जोरदार हमला कर दिया। एक शार्क के हमले से स्टीवन बच तो गए थे, लेकिन उनकी लाइफ बोर्ड में छेद हो गया था जिससे बोर्ड में मौजूद हवा का दबाव तेजी से कम होने लगा। लेकिन किस्मत से इस भयानक सफर में भी किस्मत स्टीवन पर मेहरबान थी, क्योंकि जब पहली बार स्टीवन को समुद्र में डूबी हुई नाव से बाहर निकलने के लिए और जरूरी सामान को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, तब अनजाने में उनके हाथ में एक स्टेशनरी किट लग गई थी जिसमें रखा हुआ टेप आज के दिन उनके काम आ गया। लेकिन जब स्टीवन नाव पर टेप लगा रहे थे कि तभी उन्होंने ध्यान दिया कि इन 50 दिनों में नाव के ठीक नीचे वनस्पतियों से भरपूर पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो चुका था। और इसी को देखकर शार्क उनकी नाव की ओर आकर्षित हुई थी और उसने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन समस्या तो इस बात की थी कि जो किस्मत हर बार उनको मौत के मुंह से निकाल लाती थी वही उन्हें हमेशा तब धोखा दे देती थी जब वो उस समुद्र से निकलने के बिल्कुल करीब होते थे। क्योंकि इस दौरान बहुत से जहाज स्टीवन के सामने से गुजरे, मगर उन्होंने स्टीवन को नजरअंदाज कर दिया और वहीं समंदर में रहने के लिए छोड़ दिया। और इन्हीं सब के बीच 2 महीने गुजर गए। वहां से अब तक ऐसे कई जहाज गुजरे थे जिन्हें खुद स्टीवन ने अपनी आंखों से देखा था, यहाँ तक कि नाव में मौजूद फ्लेयर गन से इशारा भी किया था, लेकिन वो एक बार भी कामयाब नहीं हुई, जो उन्हें अंदर ही अंदर ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वो चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले मगर वो अपनी नियति को नहीं बदल पाएंगे। मगर दोस्तों, ये वही पल होता है जब इंसान उम्मीद को छोड़ने लगता है, और उम्मीद एक ऐसी चीज होती है कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि 70 दिनों से ज्यादा एक इंसान समंदर के बीचों बीच अपनी खराब किस्मत को लेकर विशालकाय मछलियों के हमलों, समुद्री तूफान, प्यास, हर चीज से लड़ रहा था। और ऐसे में अगर 7 बार मदद उसके बिल्कुल करीब से गुजर जाए तो इंसान अपना मनोबल खो देता है। और यही हाल स्टीवन का था। स्टीवन की मानसिक हालत उस समय जो भी रही होगी, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टीवन अंदर से पहले ही मर चुके होंगे। अब तो बस जान ही निकलने की देरी थी। लगातार 75 दिनों तक समंदर में भटकने के बाद अब स्टीवन ने जिंदा रहने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन तभी 76वें दिन एक चमत्कार होता है। आखिरकार स्टीवन की मेहनत रंग ले ही आती है जब एक बंदरगाह पर कुछ मछुआरों को स्टीवन की नाव दिखाई देती है। मछुआरे नाव की हालत को देखकर ही समझ जाते हैं कि नाव में जो भी हो उसे मदद की सख्त जरूरत होगी। और इस तरह 76 दिनों के खतरनाक संघर्ष के बाद 40 किलो के अधमरे स्टीवन की जान कुछ मछुआरों द्वारा बचा ली जाती है। स्टीवन को वो लोग तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। यहाँ करीब 1 हफ्ते तक चले इलाज के बाद आखिरकार स्टीवन को होश आ जाता है। उस समय वो शारीरिक रूप से तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति फिर भी गंभीर ही रहती है, जिसके चलते वो अपने संघर्ष को किसी से भी शेयर नहीं कर पाए। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है, जहां पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा, ऐसे में क्या पता उनका एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाए और शायद उसकी जिंदगी बच जाए। इसीलिए स्टीवन एड्रिफ 76 डेज लॉस्ट एट द सी नाम की एक किताब लिखते हैं, जिसे पढ़कर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे कोई इंसान इतने संघर्षों के बाद भी जिंदा रह सकता है। वहीं इनकी कहानी की बुक साल 1986 की बेस्ट सेलिंग बुक बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर कई शानदार डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गईं। और तो और साल 2012 में आई ऑस्कर विनिंग फिल्म लाइफ ऑफ द पाई, वो फिल्म जो कहीं ना कहीं स्टीवन के संघर्ष से मेल खाती थी, उसको पर्दे पर असली रूप देने के लिए भी स्टीवन की मदद ली गई थी।
जहां उन्होंने अपने 30 साल पुराने जानलेवा संघर्ष को शेयर करके उस फिल्म में जान फूंक दी थी। इसके अलावा स्टीवन ने इस घटना के बाद एक ऐसी बोर्ड भी तैयार की जो ऐसे माहौल में भी किसी व्यक्ति की जान बचा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।